कराची पिछले 35 साल से ब्लीड कर रहा है, खून में नहाया हुआ है कराची। क्यों? क्योंकि वो उसका कोई वारिस नहीं है, ये लावारिस शहर है, इसको कोई ओन नहीं करता। हर सियासी जमात ने अपने मकसद के लिए कराची को ओन किया है, उसके बगैर ओन नहीं किया। आप ये देखें कि पहले टारगेट किलिंग के नाम पे लोग मरते थे, स्ट्रीट क्राइम के नाम पे अब लोग मर रहे हैं, उससे पहले जमातों के नाम पे लोग मरते थे, उससे पहले सेक्टरियल किलिंग होती थी। ये शहर 35 साल से खून बहाया जा रहा है, खून निकले जा रहा है, इसमें से ब्लीड किए जा रहा है। कराची वाले आएंगे कराची वाले लुटने के लिए, क्योंकि कराची की बात करता कौन है? कराची की बात किस जमात ने? हर जमात अपने लेवल पे बात कर रही है और आपके कराची को हमेशा नेगलेक्ट किया गया। देखें, जब तक स्ट्रीट क्राइम के लिए कराची की आवाम, कराची के लोग बाहर नहीं निकलेंगे, स्ट्रीट क्राइम होते रहेंगे, हमारे लड़के मरते रहेंगे रोडों पे। आप मुझे एक बात बताएं ना कि जब दूसरी कौमों के दूसरी जगहों पे, दूसरे शहरों में इस तरह के स्ट्रीट क्राइम होते हैं तो वो अपनी लाशें तक नहीं उठाते हैं जब तक जो इनके मसाइल हल नहीं हो जाए। वो थानों के आगे बैठ जाते हैं, सिटिंग्स करते हैं। हमारे यहाँ जो जिस मोहल्ले में बच्चा मरा होता है उसके लोग भी बाहर नहीं निकलते। हमें तो निकलना पड़ेगा अपनी कौम के लिए बाहर, हमें तो बात करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ कि इस शहर में, कराची में अब कोई ऐसा इंसिडेंट हो, तमाम के तमाम लोगों को एक जगह जमा हो जाना चाहिए। 4 से 5 हज़ार लोग आप जमा कर लें। मैं देखता हूँ कि थाना और पुलिस और डिपार्टमेंट उनको कैसे गिरफ्तार नहीं करते। क्यों गिरफ्तार नहीं होते ये लोग? इनकी फुटेजेस आई हुई होती हैं, इनके कैमरे, लेकिन इसके पीछे आवाज़ कौन उठाएगा? जब तक आवाम, आम पब्लिक, सिविल सोसाइटी बाहर नहीं निकलेगी, स्ट्रीट क्राइम बढ़ते रहेंगे, होते रहेंगे। कराची 30 साल से, 35 साल से ब्लीड कर रहा है, डिफरेंट तरीके से ब्लीड कर रहा है। कभी स्ट्रीट क्राइम के नाम पे ब्लीड करता है, कभी टारगेट किलिंग के नाम पे ब्लीड करता है, कभी जो है वो सेक्टरियल किलिंग होती है, कभी किसी सियासी जमातों की किलिंग होती है, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं निकालता। ये तमाम सियासी जमातें अपने झंडे के नीचे अपने मफादात के लिए लोगों को बाहर निकाल लेती है। किसी सियासी जमात ने कभी स्ट्रीट क्राइम के लिए कोई एहतजाज किया? ये कोई भी जमात आप उठा लें, उसने कभी स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कोई एहतजाज किया? तो स्ट्रीट क्राइम के लिए अब हम लोग को खुद एहतजाज करना पड़ेगा। बल्कि आप और हम मिलके अब जहाँ पर भी कोई भी इस तरह का स्ट्रीट क्राइम हो, इवेंट हो, हमें वहाँ पहुँचना है, उसका रिपोर्ट करना है, लोगों को बताना है, लोगों को निकालना है। एक दफ़ा स्ट्रीट क्राइम के लिए कराची के लोग निकल गए, मैं देखता हूँ कि आगे स्ट्रीट क्राइम कैसे होता है। देखिए, सिंगल एक आदमी, 2 आदमी कोई इधर कोई सीरियस ही नहीं लेता है। जब तक हम इसके लिए एहतजाज नहीं करेंगे, जब तक हम इसके लिए जाएंगे नहीं, सिविल सोसाइटी आगे नहीं आएगी। इसी तरह हमारा मीडिया, सोशल मीडिया जब तक इसको हाईलाइट नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, जब तक हम इसको काबू नहीं पा सकते। हमें इसके लिए निकलना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप ये देख लेना कि कोई भी इंसिडेंट होता है किसी भी गोठ में, किसी देहात में, किसी गांव में। अब मैं आपको कोयटा के इंसिडेंट की मिसाल दे देता हूँ। एक इंसिडेंट हुआ जो कि नहीं होना चाहिए, उन्होंने एक सिट इन किया, अपनी लाशों तक को लेके बैठ गए और उन्होंने अपने मसाइल उसी वक्त हल कराए। हमें भी अपने जो हमारा जो बच्चा जो शहीद हो गया, क्या वो शहीद होने के लिए पैदा हुआ था? उसके क्या क्या ख्वाब होंगे कि मैंने अपने मुल्क की तरक्की में जो है वो हाथ बटाना है, अपने शहर की तरक्की में हाथ बटाना है। हमारा शहर लावारिस है बेसिकली। जब तक हम लावारिस है ना, हमें कोई मसला ही नहीं है। पिछली गली में वाक़या हुआ है तो कोई जाएगा ही नहीं, दूसरे मोहल्ले में वाक़या हुआ कोई जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा भाई? ये आपके लोग हैं, आपके लोग हैं। हमें निकलना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को सामने आना पड़ेगा, रोड ब्लॉक करें। जब आपके लोग मरते हैं, जब एक लड़का मरा है, एक बच्चा मरा है, एक जगह इंसिडेंट हुआ है, तो आप लोग बाहर निकलें और एहतजाज करें। एक एहतजाज का हक है, एक रियासत ने एहतजाज के लिए हक दिया है ना, वो सिटिंग्स करें। मुझे तो आज तक कोई प्रेस क्लब पे सिटिंग नज़र नहीं है किसी सियासी जमात की। मुझे किसी मीडिया चैनल पे, किसी दूसरी जगहों पे ये नज़र नहीं आया कि वो जो टारगेट किलिंग में बच्चा मरता है या जो स्नैचिंग में बच्चा मरता है, वो पैसे देने के बाद, चीज़ें देने के बाद पूरी फुटेज आई भी होती है उस शख्स की, वो गिरफ्तार नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल तो नए नए कवानीन आ गए, जियो फेंसिंग आ गई है और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उसकी फुटेजेस सामने आ रही हैं। इमीडिएटली उसको गिरफ्तार होना चाहिए। हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए किसी की अगला वो करने की, कार्रवाई करने की। देखिए, ये जो तूफ़ान वगैरह आते हैं, ये तो एक कुदरती निज़ाम का हिस्सा है ना। तूफ़ान आने से शहरों की चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती, वो पहले से अपने लोगों को बता देते हैं कि जी ठीक हो जाएँ, ये चीज़ें बंद कर दें, ये हटा दें। सिंध गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा वो किया है कि इसको बिल बोर्ड्स वगैरह उतार दें। लेकिन इसके अलावा केएससी और दूसरे महकमे भी तो है ना, इनके पोल्स, इनकी तारें, इनकी चीज़ें। ये कितने लोग खंबे पे चिपक के मरते रहे, करंट से लोग मरते रहे, कितनी बारिशों में कितने लोग मरे, तो उसका भी इंतज़ाम होना चाहिए। इसी वक्त इमीडिएटली केएससी को चाहिए, कराची इलेक्ट्रिक को चाहिए और डिफरेंट इदारों को चाहिए। जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, ये जितनी भी तामीरात हो रही हैं उनके गड्ढे खुदे हुए हैं, जो रोड बन रहे हैं, जो पुल बन रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो कोई हडल लगा देना चाहिए। उधर कोई ना कोई इमरजेंसी पोजीशन होनी चाहिए ताकि किसी को कोई नुकसान नहीं हो। मोटरसाइकिलें बेचारी नालों में गिर गई, गड्ढों में गिर गई, गाड़ियाँ समेत लोग नालों में गिरे और हलाक हुए हैं। इसके अलावा आप ये देख लें कि जो केएससी के जो खंभों के साथ बेचारे चिपक के जानवर भी हलाक हुए हैं। तो ये मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि तमाम इदारों से, महकमों से, इंक्लूडिंग केई,
हमारे बल्दियात के इदारों से और डिफरेंट इदारों से जिनके काम जहाँ चल रहे हैं, तो ये जो पानी में गड्ढे वड्ढे भर जाते हैं, फिर एकदम लेवल हो जाता है, बंदा नीचे गिर सकता है, गटर खुले हुए हैं, गटरों में बच्चे गिर जाते हैं। बराए मेहरबानी इनका ख्याल रखें और इनको जो है वो कंटेन रखें। देखिए ये जो मंडी लगाई गई है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को चाहिए कि यहाँ पर 3 थाने पड़ते हैं, और मैंने सुना है उन 3 थानों में सबसे ज़्यादा वारदातें भी होती हैं। इसका मतलब वो एरिया सिक्योर नहीं है। उसके बाद आप गर्मी इस वक्त देख रहे हैं कि शहर में कितनी ज़्यादा है। दोपहर में, दिन में कोई ख़रीदारी करने नहीं जाता। मोस्ट प्रॉब्ली वो होता क्या है कि वो रात को मगरिब के बाद, इशा के बाद लोग निकलते हैं। क्या वो एरिया सेफ़ है मगरिब इशा के बाद जाने के लिए? और अगर वो सेफ़ नहीं है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को उसके आने जाने वाले रास्तों पे रेंजर्स को खड़ा कर दें। आप देखें रेंजर्स का, मैं आपको एक बात बताऊं कि रेंजर्स, जहां पर रेंजर्स की वर्दी नज़र आती है, कम से कम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जनरेट हो जाता है। थोड़ा सा मैं पुलिस के इदारे को ये कहूँगा कि जहाँ पर पुलिस खड़ी हुई होती है, थोड़ा सा हमारे लोग भी गैर महफूज महसूस करते हैं अपने आप को। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि आवाम में और पुलिस में आपस में एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में गैप है। उस गैप को कम करने की ज़रूरत है। देखिए वो उस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ वो मंडी लगी हुई है, मैं उसके आने जाने वाले रास्ते की बात कर रहा हूँ। कोई मंडी के अंदर नहीं लूट रहा, मंडी के आने जाने वाले रास्तों पे लूट रहे हैं लोग, उनको भरपूर तरीके से लूटा जा रहा है, लोग मर रहे हैं। आप हमारी छोड़ें, उनके अपने गाँव देहात के लोग मर गए, उन्होंने जो है वो स्ट्रीट क्राइम में, और उन्होंने बाहर लाश रख के प्रोटेस्ट किया है। ये भी 2-3 दिन पुरानी कहानी है, आपने देखा होगा, मीडिया में भी रिपोर्ट हुई है। उन्होंने अपनी लाश ही जो है वो रोड पे रख के एहतजाज किया है। तो वहाँ जो गांव देहात में रह रहे हैं वही महफूज नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एक्टिव हो गए ना वो लोग स्नैचर्स के। भाई लोग आएंगे, कराची वाले आएंगे, कराची वाले लुटने के लिए, क्योंकि कराची की बात करता कौन है? कराची की बात किस जमात ने? हर जमात अपने लेवल पे बात कर रही है, और आपके कराची को हमेशा नेगलेक्ट किया गया। देखिए महंगाई के लिए हमें तो पूरा ओवरऑल एक चीज़ को विजिट करना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई क्यों है, कराची में महंगाई क्यों है, पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में क्यों है। देखें हम जो फॉरेन करेंसी के हिसाब से आप देख लें, 1 साल के अंदर हम 40% डिवैल्यूशन हो गई। ये मैं एक मुनासिब फिगर आपको बता रहा हूँ कि 40% डिवैल्यूशन हो चुकी है। आपका 182 का डॉलर आज 316 और 320 पे ट्रेड हो रहा है। सिर्फ इसकी वाहिद वजह ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, इकनॉमिकल अनसर्टनिटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल अनसर्टनिटी है। अगर इसमें इलेक्शन करा दिए जाएँ, गवर्नमेंट इलेक्शन करा दे और जो भी डेट बनती है उस पर इलेक्शन कराएं जो आगे आने वाली डेट है, और फिर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। अब जो बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी पाकिस्तान में फंडिंग नहीं कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी फंडिंग नहीं कर रहा। देखिए जब लोकल इन्वेस्टर फंडिंग करता है, फॉरेन इन्वेस्टर फंडिंग करता है, तो मौके पैदा होते हैं जॉब्स के। तो जब मौके पैदा होते हैं तो फिर किसी को महंगाई इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होती। आप यहाँ पर अगर कोई ड्रिंक लेते हैं तो हो सकता है वो आपको 50-60 रुपए की मिले, लेकिन दुनिया में आप वही ड्रिंक कहीं और लेंगे तो वो आपको फ़र्ज़ करें कि 2 यूरो में मिलती है, या 1.5 यूरो या 1 यूरो में मिलती है, तो वो तो 400 रुपये की है। तो यहाँ हमको महंगी लग रही है, वहाँ पे सस्ती लग रही है, क्योंकि वहाँ पर इवन जो प्लेइंग फील्ड है ना वो इवन है, और जो जॉब के मौके हैं वो भी इवनली बैलेंस्ड है। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पर एक आदमी का खर्चा जो है वो 40,000 रुपये और उसको मिलते 20,000 रुपये, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? ना वो अपना घर सही से पाल सकता है और ना वो बाकी चीज़ें कर सकता है। फिर दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ ख़वातीन का जो इनपुट है, ख़वातीन का इनपुट दूसरे माशरे में जॉब्स के हिसाब से वो 40-60 होना चाहिए, तो हमारे यहाँ वो भी कम है। हमारे यहाँ जो ख़वातीन है उनको भी काम करने नहीं दिया जाता, काम पे नहीं जाने दिया जाता। इस वजह से आप बांग्लादेश को देख लें कि वहाँ पर उनकी ख़वातीन ने और मर्दों ने इक्वली काम कर रहे हैं। यहाँ पर वो इश्यूज़ हैं आपके सामने। 40% रेशो ख़वातीन का होना चाहिए काम करने के हिसाब से। और दूसरा ये कि जिस मुल्क में जब तक अमन व अमान बहाल नहीं होगा, जब तक आप अनसर्टनिटी रहेगी, जब तक आप को जो है वो परेशानियाँ रहेंगी, महंगाई होगी, इन्फ्लेशन को आप नहीं रोक सकते, आप रिसेशन को नहीं रोक सकते, आप किसी चीज़ को नहीं रोक सकते जब तक आप अपने शहर में, अपने मुल्क में अमन काम नहीं करते। पिछले 20 साल से के इलेक्ट्रिक कराची के साथ ज़्यादती कर रही है, और उसके साथ सफ़ेद हाथी शामिल है, सारे लोग शामिल हैं उसके अंदर। ये जितनी जमातें हैं उसके ख़िलाफ़ बोल रही होती है, ये सब शामिल है उसके अंदर। आप मुझे एक बात बताएं कि ये इनका जो बेसिक काम है वो 3 काम है इनका: पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब जो इनके पास जो पावर जनरेशन का काम है वो पिछले 6-8 साल में इनको इम्प्रूव करना चाहिए था। पावर जनरेशन सबसे सस्ती कब होगी? हाइड्रो पावर, डैम्स बनेंगे, वो महंगे हैं, डैम बनने वो मुश्किल काम है, चलें छोड़ें। सेकंड ऑप्शन आपके पास था
जो विंड मिल लगाने का, आपने विंड मिल्स नहीं लगाई, आप विंड मिल लगा लेते, 50-60 हज़ार मेगावाट हम जनरेट कर सकते हैं सिर्फ विंड मिल लगा के। डिफरेंट कंपनीज़ को यहाँ बुलाते और उनसे बिजली बनवाते विंड मिल से और हम ले लेते। दूसरा, हम जो अभी काम कर रहे हैं इस बजट में हुआ है, सोलर पैनल इस बजट में ड्यूटी फ्री कर दिए। तो भाई पहले क्यों नहीं किए? ये तो 6-8 साल पहले आप लोगों को बोलते थे कि अपनी छतों पे जो है जो लगा सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो सोलर पैनल के थ्रू अपने घर की बिजली कम से कम जनरेट कर दे, तो लोड शेडिंग का जो मसला है वो कम से कम इन इलाकों से तो ख़त्म होता है जहाँ पर ये कराची में ये जगह है लगा सकते हैं। अब इसको बैंक से इंटरेस्ट फ्री कर देते, इंटरेस्ट फ्री करके 5 साल 6 साल में लोग पेमेंट करते थे, लगा देते। एक मिनिमम घर की जो रिक्वायरमेंट है वो 5 से 10 kV का है, तो 5 से 10 लाख रुपए के दरमियान बनता बिल। और जो बड़ी घरों की पावर चाहिए वो 20 से 25 kV चाहिए, वो 20 से 25 लाख बनता। वो 5 साल पे आपको इंस्टॉलमेंट कर देते बैंक्स और आप लगा लेते। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जो सोलर पैनल्स हैं उनके भी काम बढ़ जाता और लगाने वालों का भी काम बढ़ता, बैंकिंग सेक्टर का भी काम बढ़ता और हमारे पास लोड मैनेजमेंट भी हो जाती। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो विंड मिल वाली, ये विंड मिल कर लेते। अब इन्होंने पावर जनरेशन नहीं की, तो पावर जनरेशन जब नहीं की तो उन्होंने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। फिर ट्रांसमिशन सिस्टम इनको बेटर करना था, ट्रांसमिशन सिस्टम वही बोसीदा पुराना लगा हुआ है जिसमें लॉसेज होते हैं, लाइन लॉसेज होते हैं। तीसरी चीज़ है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो और कंपनीज को भी बुला लें, इसी ट्रांसमिशन लाइन्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सिंगापुर में होता है, एक कार्ड मिलता है एक कंपनी का, वो ला के मीटर में लगा देते हैं, 1 महीने से उस पर चला लेते हैं, नहीं समझ आता दूसरे से कार्ड ले लेते हैं, तीसरे से कार्ड ले लेते हैं, इन्हीं मीटर्स के ऊपर वो प्रीपेड कार्ड लगा देते हैं। अब मुझे बताएं 50-60 रुपये यूनिट को बर्दाश्त कर सकता है? कभी भी नहीं करेगा बर्दाश्त। और आगे महंगाई होनी है, मुझे ये बताया ना 70 साल में कभी महंगाई कम हुई है? बढ़ती है ना। तो हमें उस चीज़ का सद्भाव करना पड़ेगा, अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। मैंने आपको बताया ना पाकिस्तान को 3 मुश्किलात का सामना है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इधर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, ये जो क्राइसिस है पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। जब तक ये हल नहीं होगा पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। हमें फ़ॉरेन इन्वेस्टर का एतमाद बहाल करना है। दुनिया को हम बोलते हैं जी आए पाकिस्तान में पैसा लगाएं, चीज़ें करें। और आईटी सेक्टर में हमारे पास 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर पैसा लग सकता है। एक ज़राअत का सेक्टर में पैसे लग सकते हैं, हम लोग एक ज़राई मुल्क हैं, अगर उसको चलाएं तो अच्छे तरीके से चल सकता है। सेकंड, हमारे पास ऑप्शन है कि हम आईटी सेक्टर में पैसे लगाएं। थर्ड ऑप्शन ये है कि हमारे पास जो हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, आपको पता है 24 करोड़ लोग हमारे यहाँ रहते हैं। 2002 के अंदर 16 करोड़ आबादी थी पाकिस्तान की। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 24 से 25 करोड़ की आबादी है। हमारी जो ग्रोथ का रेट है 20 साल में 51% रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम अगले 15-20 साल में कहाँ खड़े हुए होंगे। तो हमें जो स्किल्ड लेबर है, हमारे पास जो यूथ है, 24 करोड़ की आबादी में 64% लोग 30 साल से कम उम्र है। तो हमें क्या चाहिए कि स्किल्ड लेबर उनको करा दें, उनको स्किल्ड लेबर के जो शोबे हैं उनमें हम कोई भी कोर्सेज़ करा के, कोई मैकेनिक है, अगर कोई प्लम्बर है, कोई एसी फिटर है, कोई मतलब ऑटोमोबाइल के सेक्टर का बंदा है, कोई कारपेंटर है, कोई भी, उसको जितने भी स्किल्ड लेबर की फील्ड है उसको तमाम को हम थोड़े थोड़े कोर्सेज करा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने लोगों को। ये तीसरा ज़रिया है जिससे हमें रेमिटेंस जनरेट हो सकेगा। चौथा, हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर में काम हो रहा था, टेक्सटाइल सेक्टर में भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी जो ऑर्डर्स हैं वो बांग्लादेश ट्रांसफ़र हो गए। 4 अरब डॉलर के, 4 से 5 अरब डॉलर के इस साल हमें ऑर्डर्स वो ट्रांसफ़र हो गए बांग्लादेश। उनकी हमारे एक्सपोर्ट 4 अरब डॉलर कम हो गई है, उनकी 5 अरब डॉलर बढ़ गई है। तो सीधी बात है कि हमारे यहाँ से काम उठ के बांग्लादेश चला गया। तो हमें तो वो मतलब हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा। और वो एक ही सूरत में हो सकता है कि हम माशी पॉलिसी को अलग कर दें, हम तमाम सियासी जमातों को बिठाएं, इदारों को बिठाएं और पाकिस्तान की जो मईशत है इसको एक तरफ कर दें और सियासत से उसको हटाएं और मईशत में माशी इमरजेंसी लगा दें। और टेक्नोक्रेट्स इसका हल नहीं है। टेक्नोक्रेट्स तो पाकिस्तान में 1950-60 से आ रहे हैं और आज तक आते रहे। टेक्नोक्रेट्स ने आपका मसला हल नहीं करना है। मसला सियासी गवर्नमेंट ही करेगी, सियासी जमातें ही करेंगी, सियासी लोग करेंगे।